नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं बात करने जा रहा हूँ वह किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन के बहुत बड़े अनुभवी, काफी कुछ सीखा है इन्होंने, बहुत कुछ देखा है, बहुत बड़े नाम हैं। बिहार आईएमए के प्रेसिडेंट हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पूरे भारतवर्ष में जो बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिलता है वह भी इन्हीं को जाता है। बिना ताम झाम के, बिना लाग लपेट कर मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं डॉक्टर श्यामनारायण सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रोफेशन से पहले भी तमाम संघर्षों की कहानी जो पाठक, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो डॉक्टर श्यामनारायण जिस मुकाम पे हैं उसके पीछे बहुत संघर्ष है, गांव की कहानी है, कुछ इमोशंस जुड़े हैं, पिता के सेक्रीफाइस की कहानी है, हर कुछ है। एक बड़ा नाम कब होता है और कैसे होता है, ये तमाम संघर्षों पर हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वो जो आपका दौर रहा, जो सरकारी स्कूल में पढ़ना, तमाम संघर्ष की कहानी रही है, वो आज की युवा पीढ़ी जानना चाहेगी। सर देखिए, वो उन संघर्षों को याद करके एक कहानी तो बनती है और एक प्रेरणा का विषय हो सकता है, लेकिन जो मेरी जिंदगी का जो पथ है वो उन दिनों का 60 के दशक के अधिकांश विद्यार्थियों का, अधिकांश लोगों का ही पथ था। क्योंकि मेरे गांव में स्कूल नहीं था। ककहरा पढ़ना शुरू किया जमीन पे खल्ली से लिख के। स्लेट पेंसिल की भी बात नहीं थी, जमीन पे लिखा जाता था, बोर्डे पर बैठ के लिखते थे। एक दूसरे गांव के एक व्यक्ति थे जिनको हम लोग टीचर मानते थे, उनको देते थे। फिर बगल के गांव में, करीब आधा किलोमीटर दूर गांव में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, पहला क्लास से लेके। फिर जब तीसरा क्लास के बाद उससे और दूर जाके उसी गांव में एक मिडिल स्कूल था जिससे 7 तक पास किया। उसके बाद गांव के उल्टे साइड में हाई स्कूल था, करीब उतनी दूरी पर, करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ से हाई स्कूल किया। और चूंकि बिल्कुल साधारण परिवार का होने के चलते कोई सुविधा तो थी नहीं गांव में। मेरे घर में ही, मेरे गांव में, मेरे जो घर में एक दालान हुआ करता है, आजकल भी गांव में होता है, अब तो रहते नहीं है लोग। तो हमारे दालान में एक लालटेन से हम लोग करीब अपने परिवार के 7-8 बच्चे और टोला पड़ोस के 7-8 बच्चे, तकरीबन कभी कभार तो झगड़ा होता था कि एक चौकी पे 8-10 विद्यार्थी बैठे हैं, एक लालटेन बीच में जल रहा है और उसी में से सबको पढ़ना है, क्योंकि और तो उसके अलावा कोई उपाय था नहीं। फिर भी बहुत मजा आता था। और उन दिनों पढ़ाई बिल्कुल सिंपल था। मेरे घर में, मेरे गांव में ही मेरे पिताजी शायद तीसरे साक्षर व्यक्ति थे उन दिनों में जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई की थी। वो उससे पहले सिर्फ 2 सज्जन और थे जिन्होंने स्कूल का मुंह देखा था। तो ये भी कोई बात नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि तुमको बनना क्या है, पढ़ना क्या है। खुद को सब कुछ सोचना था। दिन भर काम करो, घर का, गांव का, खेत का, सब कुछ करते करते वो स्कूल तक पढ़ाई हुई जी। तो जब बहुत अच्छे नंबर आए, तो अच्छे अंकों से जब मैट्रिक पास किया, तो अखबार में नाम आया कि अमुक अमुक विद्यार्थी सब बड़ा अच्छा किया है। फिर चॉइस था कि पटना साइंस कॉलेज, जो उस समय बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज हुआ करता था, आज भी सबसे अच्छा है, तो उसमें एडमिशन तो बहुत आसानी से हो सकता था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज देखते हुए हुआ कि चलो ठीक है, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में एडमिशन लिया जाए। यहाँ पे तो घर जैसा माहौल है। हमारे एक चचेरे भाई रहते थे बिहार शरीफ में, उन्हीं के साथ रह के इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। इंटरमीडिएट में जब एडमिशन लेना था तो ना कुछ कोई मुझे बताने वाला था, ना कोई उदाहरण था सामने कि बनना क्या है, पढ़ना क्या है। मैथमेटिक्स पढ़ना है जो इसमें कि मुझे कभी 99 मार्क्स नहीं आया आउट ऑफ 100, कभी भी स्कूल में नहीं आया। हर समय जब सवाल आता था कि नहीं 7 में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दें, तो मेरा आंसर शीट में जवाब रहता था कि 7 उत्तरों में से किसी 5 को जांच लें और फिर भी 100 का 100 आता था।
लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे मैथ पढ़ना है कि कुछ और पढ़ना है। बायोलॉजी का नाम भी नहीं सुना था, ये हकीकत है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आज के तारीख में डॉक्टरी पढ़ना बढ़िया बात है, तो मैंने बायोलॉजी ऑप्ट किया। बहुत ही नीरस विषय था। मैं विद्यार्थियों को नहीं बताना चाहूंगा कि नीरस समझे उसको, लेकिन मेरे लिए बहुत नीरस था, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता था। लिटरेचर से शौक था, चाहे भाषा कोई भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, 3 भाषाएं मैं जानता था। उन दिनों तक गीता मुझे कंठस्थ याद था, पूरा अध्याय। क्या बात। उस समय तक मैंने महाभारत और ओरिजिनल वाल्मीकि का रामायण, मैंने संस्कृत पे पूरा कमांड था, अंग्रेजी अच्छी आती थी उस हिसाब से। तो मुझे चॉइस करना था कि भाषा पढ़ूं या ये पढ़ूं। तो फिर कहीं देख सुन के बायोलॉजी ऑप्ट किया, और उसके बाद तो बन गया डॉक्टर। आज जैसी खींच नहीं होगी। आज बच्चे जो है मार्क्स के पीछे बहुत परेशान होते हैं। 90%, 98%। उन दिनों क्या कुछ चलता था? कोई खींच नहीं, कुछ नहीं। पढ़ने के लिए कोई तनाव नहीं। उस समय किसी विद्यार्थी पे ना कोई टीचर दबाव डालता था, जबकि पिटाई बहुत होती थी स्कूलों में, अनुशासन की बात होती थी, मोरल टीचिंग की बात होती थी, फिर भी नंबर लाने के लिए तनाव नहीं था। और एक समय जब मुझे याद है कि मैं 10th में था, तो मुझे भी लगा कि मेरे कई सहपाठी कुछ ट्यूशन पढ़ते थे। साइंस टीचर थे हमारे यहाँ, एक में साइंस टीचर थे स्कूल में, उनसे जाके वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे। तो मैंने भी एक दिन स्कूल के बाद रुकते वो सर से पूछा कि मुझे भी आपके यहाँ घर आके कुछ पढ़ना है। उन्होंने पीठ पर हाथ हल्के से नहीं, पूरा एक धौल के हिसाब से लगाया और बताया कि बता दो आपको, ऐसी कौन सी बात है जो मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूं और घर में पढ़ाऊंगा। जो चीज किताबें में है वो तो स्कूल में पढ़ाता ही हूँ। ये अब तुम पर है कि वो किताब पढ़ते हो कि हमारी बात सुनते हो कि नहीं सुनते हो। अभी वाला ट्रेंड नहीं था। कोचिंग, कोई कोचिंग नहीं, कोई कभी ट्यूशन पढ़ा नहीं, कभी सुना भी नहीं कि ट्यूशन कोचिंग ये सब क्या होता है, वो तो कुछ पता ही नहीं। मगर आज के दिन में तो बहुत बड़ा ट्रेंड बनता गया। सर ये सवाल है, क्योंकि अब मेडिकल प्रोफेशन की बात होगी, पूरे भारतवर्ष में आपको बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिल रहा है। 26 को मेरे ख्याल से आपको संभवतः ये अवार्ड मिलना है, तो 27 तारीख को। तो सबसे पहले तो सर बधाई हो पूरे बिहार की तरफ से, पूरे नालंदा जिला की तरफ से, इतना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको मिल रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अपकमिंग जनरेशन से जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जहाँ पर एथिकल प्रैक्टिस की भी बात हो जाती है, लोग बहुत सारे डॉक्टर्स पे बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, उनके प्रैक्टिस पे सवाल उठता है, उनके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठने लगता है, फिर बिजनेस की बात होती है। तो एक नई पीढ़ी को जो आप संदेश देना चाहेंगे जिससे वो कुछ सीख सके, समझ सके? देखिए, जिस अवार्ड की आपने बात की वो IMA का है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है। अपने भारत में 38 अध्यक्ष हैं IMA के, तमाम सूबे में एक अध्यक्ष हैं, और जो केंद्र शासित राज्य है वो सब मिला के 38 लोग हैं। एमंग वो 38 में से मुझे इस साल के लिए बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये पहला बिहार को अवसर मिला है, पहला बिहारी होने का गर्व है जरूर कि मुझे मिला है, लेकिन जो शांति, जो सुकून, जो खुशी अंदर से मिलती है मुझे, ये कहलाने में, एक सक्सेसफुल फिजिशियन कहलाने में, वो IMA के अध्यक्ष कहलाने में कभी नहीं लगता है। क्योंकि मैंने संघर्ष किया और मैंने जो एक लकीर खींची है कि चिकित्सा व्यवसाय, जिसको व्यवसाय आज कहते हैं, चिकित्सा व्यवसाय न कभी था, न है, न होना चाहिए। और जो व्यवसाय बना दिया लोगों ने, या फिर जो उंगलियां उठती हैं हमारे व्यवसाय, हमारे प्रोफेशन पे, उससे बड़ी पीड़ा होती है। मैंने जब शुरू किया था बिहार शरीफ में प्रैक्टिस, जब MD कंप्लीट करने के बाद रांची से, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं थी। मेरे अपने के बाल बच्चे थे, फिर वृद्ध माता पिता थे, छोटे छोटे भाई थे 3-4,
सबको पढ़ाना था और सबको रखना था। तो ये था ही नहीं कि मुझे और हायर स्टडी के लिए जाना है कहीं बाहर। उन दिनों तो डीएम ओम होता नहीं था, उन दिनों तो फिर आगे पढ़ना है तो विदेश में जाना है, तो वो सोचना ही नहीं था, वो सब दिमाग से बाहर की बात थी। इसलिए सीधे सीधे आके बिहार शरीफ में शुरू किया प्रैक्टिस। लेकिन शुरू दिन से डे वन मैंने तय किया कि मुझे इतना ही आता है, मैं यही करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा। अब कोई पता नहीं, और लोग को, जो शहर के लोग हैं उनको पता है, जिले के लोग हैं और जवार के लोग भी जानते हैं कि मेरे पास अगर दिन भर में 4 लोग भी आते थे इलाज कराने के लिए तो मैं बहुत प्रसन्न था। 2 लोग भी आते तो भी बहुत खुशी होती थी। 10 लोग आ गए तो बहुत बात ही अलग है। कभी ज्यादा के लिए बारे में ना कुछ दाएं बाएं किया। इसलिए मैं बच्चों को, जब हमारे जो नए जनरेशन के डॉक्टर्स आ रहे हैं, दर्शक को सर बीच में बता दें हाँ। कि डॉक्टर श्याम नारायण के बेटे हैं डॉक्टर कनिष्क, एम्स गोरखपुर में काफी अच्छे फिजिशियंस के रूप में इनकी पहचान है। और अब चूंकि उस पीढ़ी को वो कोरिलेट कर रहे हैं तो ये भी दर्शकों को जानना चाहिए कि क्या कुछ चीजों को, सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया। वो हमारा जिस हमारे सुपुत्र की बात की आपने, वो एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन के हैं। तो मेडिसिन का हेड होना एम्स में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे इस बात का जरूर गर्व है कि मेरे पुत्र ने पूरी जो मेरा संस्कार है उसको फॉलो किया है। आज के तारीख में अभी भी आधा दिन वो साइकिल से जाते हैं इंस्टीट्यूट, पूरे दिन अस्पताल के मरीजों के लिए और कॉलेज के विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए, इसके अलावे और कोई टाइम नहीं है। बाकी किसी चीज के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, मेरे लिए तो है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं कह रहा था वहां पे कि जो अभी जो जनरेशन आया है उसमें गिरावट का 2-3 वजह है। पहली वजह है महंगी शिक्षा। अगर इतनी ही महंगी शिक्षा हमारे जमाने में रही होती तो मैं कतई डॉक्टर नहीं बनता। कॉलेज का फीस उस समय 17 रुपया महीना हुआ करता था, और करीब पिताजी, ठीक है महंगाई नहीं थी उतनी, लेकिन फिर भी अगर 100 रुपये का मनी ऑर्डर आ जाता था महीने में तो काफी होता था खाने पीने सबके लिए। और आज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, खासतौर पे जब प्राइवेट कॉलेजेस मशरूम ग्रोथ हुआ, इतने कॉलेज आज आ गए कि कई कॉलेजों में तो 1-1 करोड़ रुपया डोनेशन देके लोग एडमिशन ही लेते हैं। तो उनसे क्या उम्मीद की जाए, और कि वो जब इन्वेस्ट किया उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने करोड़ में, तो बच्चा आके उस व्यवसाय नहीं करे, ऐसा कैसे हो? तो दोनों वजह है। इतनी महंगी हो गई शिक्षा कि जो गरीब बच्चे हैं, बहुत मेधावी होने के बाद भी उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। सरकारी कॉलेजों में है संभव। तो आज भी जो सरकारी कॉलेज से जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने मेहनत से आए हैं, उनका संस्कार अभी भी ठीक ठाक है। और जो व्यवसायिक बात आई है चिकित्सा जगत में, वो उससे आई है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बने हैं। कॉर्पोरेट फैक्ट्री होना चाहिए, कॉर्पोरेट कोई और चीज होना चाहिए। हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट नाम का कोई चीज ही नहीं होना चाहिए। अब अभी जितने भी अस्पताल इंडिया में गिने चुने जो नामी गिरामी अस्पताल हैं, सब कॉर्पोरेट चलाते हैं, सब बिजनेसमैन चलाते हैं। तो बिजनेसमैन से क्या उम्मीद की जाए कि वो कमाई के लिए नहीं करेंगे तो क्या के लिए करें? क्यों अरबों रुपया लगाया है? बहुत तैयार हो रही है डॉक्टर्स की, और काफी इंटेलिजेंट और काफी अच्छे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। बावजूद इसके जो तमाम चीजें आपने कहा है, मेरे ख्याल से वो संस्कार की बात होती है और तमाम चीजें हैं। शायद दर्शकों को मैंने यह भी नहीं बताया होगा कि डॉक्टर श्याम नारायण जब बिहार शरीफ आए तो इन्होंने इससे पहले डिफेंस की नौकरी की, डिफेंस में भी आपने योगदान दिया है। तो आज कैसा लगता है? वो अनुशासन क्या उसका एक कारण है, या बचपन से ही आप अनुशासन? नहीं, इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। मैं बिहार शरीफ आने के बाद गया था। मैं बिहार शरीफ आया हूँ सन 85 में जी। और वो डिफेंस में गया था 88 में, 2.5-3 साल के बाद। सिलेक्शन मेरा 84 में ही हुआ था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट होते होते 4 साल का वक्त गया। शुरू से लगता था मेरा जो जीने की जो कला है, जो तरीका है, वो बिल्कुल
डिसिप्लिन है और आर्मी के स्टाइल का ही मिलता जुलता था, इसलिए मेरी इच्छा जरूर थी कि मैं फौज में सेवा दूं। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग हुई और 10-15 दिन ही गुजरे तो मुझे लगा कि जो भी मैंने पढ़ाई की है, जो भी मैंने शिक्षा अर्जन किया है, जो भी मैंने हुनर सीखा है चिकित्सा करने के लिए, और यहाँ पे मेरी उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। ये रोज दिन भर में 5-10 सिपाही आते थे, किसी को सर्दी हो गई, किसी को पैरासीटामोल का जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है, किसी को चोट लग गई, इससे अधिक कुछ मिलता नहीं था। बहुत से बहुत मलेरिया होता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं 2-3 साल और रह गया यहाँ पे तो शायद मैं हकीम से मैं हाकिम बन जाऊंगा, जो मैं कभी बनना नहीं चाहा। मुझे हकीम बनने में जो गर्व है वो हाकिम बनने का कभी शौक न था, और इसलिए मैंने वो हाकिम की नौकरी छोड़ दी और आया तो था छुट्टी लेके, सीएल लेके, लेकिन यहाँ से तीसरे दिन मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी टाइप करके भेज दिया पोस्ट से कि भैया बाय 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 बाय। एक और सबसे अच्छा सवाल ये है कि आपका जो ऑरा है, जो आपका एक पर्सनैलिटीज है, एक अफवाह भी बहुत उड़ता है चुनाव को लेकर, खास करके जब कोई नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर श्याम नारायण जो है या तो वो विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे। इसमें सच्चाई कितनी रहती है? देखिए, मैंने आज तक किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया, मैं किसी पार्टी में कभी न था, न आज तक हूं, लेकिन फिर भी मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के चलते मैं सबों से अपील करता हूं, सबों को कहता हूं कि आप राजनीति ना करें, ये अलग बात है, लेकिन क्योंकि चुनना तो किसी को है ही, तो वोट आपको देना ही देना है, इसलिए आप राजनीति के बारे में सोच ना रखें, ये गलत बात है। आप जरूर इतना सोच तो आप बुद्धिजीवियों को रहना चाहिए कि वो दूसरे को बताएं कि अमंग ऑल दिस कौन बढ़िया है। तो उस लिहाज से मेरी राजनीतिक रुचि आज भी है। आज भी मैं बैठा रहता हूं तराजू बटखारा लेके कि अगर कहीं है 5 लोग तो उसमें से कौन अच्छा है, और मैं परसों करता हूं, जरूर करता हूं, पहले भी करता था, आज भी करता हूं। लेकिन खुद की इच्छा तो वही है कि जब एक कहावत है पुरानी कि किसी से अगर दुश्मनी हो जाए तो उसको या तो इलेक्शन में खड़ा करा दो या पुरानी गाड़ी थमा दो, तो मैं उस लिहाज से इन तमाम चीजों में पढ़ना नहीं चाहते। आज तक कोई इलेक्शन का बात नहीं। सर, कोरोना पीक पे आता है, चला जाता है, फिर आता है, एक नया नया रूमर उड़ता रहता है। अभी जे का बात हुआ, कोरोना एक नया वाइब्रेंट आया भारत में, जिसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर हाई तौबा मचा हुआ है, काफी लोग पैनिक हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि काफी खतरनाक है। अगर आप यूट्यूब से अन्य चैनलों को देखें तो वो ऐसी स्थिति बना दी है कि पब्लिक देख देख कर डर रहा है। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? देखिए, जब पहली बार कोरोना आया था तो मैंने कई बार आप लोगों को और तमाम मीडिया और अखबार वालों को बताया था कि उन दिनों उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, पूरे दुनिया के लिए वो अज्ञात बीमारी थी। सन 2021 में स्वाइन ये फ्लू हुआ था इटली में, उसके बाद से स्पेन में, उसके बाद से पहली महामारी थी। तो इस वायरस के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए जो कुछ इलाज भी हम लोग करते रहे वो कंजक्चर और वो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन और जोड़ घटाव करके होते रहा। इसलिए उस दिनों तो बहुत अफरा तफरी थी। मैं इस मामले में भारत सरकार को जरूर भारत के नागरिक होने के लिए गौरवान्वित अपने को महसूस करता हूं कि भारत पहला देश था दुनिया का जिसकी आबादी आज के तारीख में तो सबसे अधिक है, उन दिनों भी दूसरी आबादी विश्व की, और अपने सारे नागरिकों को भारत सरकार ने मुफ्त का वैक्सीन दिया, सिस्टमेटिक रूप से दिया। तो आज की जो कोरोना है, अभी जो कोरोना है, कोरोना मान के चलिए खत्म होने वाला नहीं है। उन दिनों एंडेमिक था, पैंडेमिक था, अभी एंडेमिक है, माने होगा, ठीक होगा, पकड़ेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये चलते रहेगा। वेरिएंट आते रहेंगे, जैसे जुकाम का वायरस दूसरे बदलता है, वो रूप रंग बदल के आएंगे। लेकिन सबों के पहल से, भारत सरकार के पहल से, डॉक्टरों के पहल से और सामाजिक संगठनों के पहल से इतना लगभग
90% लोगों को वैक्सीन पड़ चुका है जी। और पहले दूसरे दौर में 90% लोगों को कोविड हो चुका है, तो वो हार्ड इम्यूनिटी हो चुकी है यहाँ के लोगों को, और फिर बूस्टर भी पड़ चुका है। तो ये कोई वेरिएंट आए जाए कोई खतरा नहीं होने वाला है, और वो नौबत, वो थाली बजाने वाली नौबत नहीं आने वाली है। मतलब वो जो परिस्थितियां वो दुनिया अभी चल रही है, वो चलते रहेगी। एक जो सवाल ये उठता है अभी, एक तो हमको लगता है कि भारत में जो पत्रकारिता है, जिस तरीके से एक ट्रेंड्स बना हुआ है, लोग चिल्लाकर या तमाम चीजों को डरा कर एक पैनिक क्रिएट करने लगते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तमाम चीजें हैं। कुछ दिन पहले या तो कुछ बहुत सारी सच्चाई भी है कि जितना वैक्सीनेशन हुआ उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ, फिर भी सर्टिफिकेट उसका चला आया है, ऐसी चीजें आई हैं। मगर ये जो हार्ट अटैक का मामला है, चलते चलते हार्ट फेल, इसमें क्या सच्चाई है, क्या कुछ कारण रहा है? ये देखिए, ये जो ये हवा उड़ी करीब आज से 1 साल पहले, तो दुनिया के तमाम चिकित्सा वैज्ञानिक इसके पीछे लगे। ये बात सही है कि आज के तारीख में वो एक अलग विषय है कि युवाओं को क्यों सडन हार्ट अटैक आ रहा है, स्वस्थ आदमी को क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, एथलीट को क्यों हो रहा है। उसको 1 साल पहले करीब ये हवा उड़ी कि कोरोना के वैक्सीन से जोड़ा जाए, कहीं उसके चलते तो नहीं हो रहा है। इस पे दुनिया के तमाम चिकित्सा वैज्ञानिकों ने काफी शोध किया, रिसर्च किया, उसको केस हिस्ट्री देखा, और सब कुछ करने के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि जिनको कोरोना हुआ है और वैक्सीन भी पड़ा है, वो कोई कारण नहीं है कि उसके चलते हार्ट अटैक हो रहा है। उसके कारण बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। हाँ, उस समय उनका दिमागी हालत सेट किया। जिस समय भी किसी को कोरोना होता था, आप याद करो पहली बार जब पहला फेज में हुआ था, तो जिसको होता था वो खुद का क्या, उसका पूरा परिवार, उसका मित्र मंडली, सबका दिमागी हालत हिल जाता था। तो सबको बिल्कुल दहशत में जिया था। आज के तारीख में तो कोई कोविड से डरता नहीं है। ये बिल्कुल बेसलेस बात है। अब WHO ने भी कहा है, लैंसेट में जो अंग्रेजी जर्नल है हम लोग का, इंग्लैंड से निकलता है, उसमें ये आर्टिकल आई थी शुरू में, रूमर। फिर बाद में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और अमेरिकन एसोसिएशन और हमारा एसोसिएशन और तमाम दुनिया के एसोसिएशन, सब लोगों ने जो काफी स्टडी करने के बाद ये पता किया कि कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक को कोई रिश्ता नहीं। मगर सर एक है कि आप देखते होंगे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, जिम गए, वो गए और फिर ट्रेडमिल पे ही वो दम तोड़ देते। वो तो कहा कि वो तो अलग ही विषय है, वो उसमें वो कोविड वैक्सीन से कोई मतलब नहीं। वो इंसिडेंस बढ़ा है और ऐसे ऐसे लोग का मौत हो रहा है जिसको वो जो 6-6 घंटा जिम में बिताते हैं, कई लोग को ट्रेडमिल में ही हार्ट अटैक हो गया। और युवा लोगों को बढ़ी है, उसके बारे में अलग से कभी बात की जा सकती है। बहुत सा मल्टीफैक्टोरियल है। जो सबसे पहले जो अभी जब सवाल उठ गया है तो मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ा वजह है लाइफ स्टाइल चेंज। इतना फास्ट लाइफ हो गया है, सब लोग, किसी को सब्र नहीं है। यहां पहुंचे तो तुरंत वहां चले जाएं तुरंत। इतनी हड़बड़ी है लोगों को कि खाने का किसी को टाइम नहीं है। खाना अपने आप में एक योग क्रिया है। खाने के टाइम में कोई काम नहीं होना चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए, 10 मिनट से कम वक्त नहीं मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए। और आजकल सब उल्टा है, रात में 11 बजे 12 बजे ऑफिस से आए और उस पर ठूस के खाए, आज जल्दी जल्दी खाए, जंक खाए। तो ये, और उसके अलावा तनाव में जिए। 12 बजे खा रहे हैं, उसके बाद भी मोबाइल पर बैठे हुए हैं, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं। तो इतना तनाव बढ़ा है ये जीवन शैली बदलाव से, ये बहुत बड़ा वजह है हार्ट अटैक होने का। ये इससे कोई कोरोना से मतलब नहीं है। ये छोटा सा वजह बताया, इस पे अलग से मुझे जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टडी किया है, मैं कभी शेयर कर सकता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आप प्रेसिडेंट हैं IMA के, तमाम चीजों को देखते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक में तोड़फोड़ हर चीज होता है, चौक चौराहों से लेकर गलियों तक, गांव ग्रामीण स्तर पे आप चले जाएं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अब डॉक्टर हैं। हम तो ग्रामीण चिकित्सक है, हम तो डॉक्टर ना भी कहें तो चलेगा। मगर जिस तरीके से ये मशरूम की तरह वो लोग हैं, क्या एक वजह है कि आज मेडिकल प्रोफेशन इतना बदनाम हो चुका है? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है?
इतनी बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया आपने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शुरू से भारत सरकार से ये अपील करते आया है कि जो मशरूम ग्रोथ है, जो क्वैक्स का, जो गांव-गांव, घरे-घरे, मोहल्ला में ही होता है, जो बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी है इसमें, और अभी भी लड़ाई कर रहे हैं सरकार से, राज्य सरकार से, भारत सरकार से, कि भाई इसको रोको और इतने क्वालिफाइड चिकित्सक बनाओ। अब सरकार का ध्यान आया है, पिछले 5 वर्ष में जितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हर यूपी में तो हर जिले में खुल रहा है, बिहार में भी हम जब पढ़ते थे तो 3 कॉलेज थे, आज 13 कॉलेज हो गए हैं। तो अच्छे डॉक्टर को बनाओ, बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, 10,000 पर एक डॉक्टर का नॉमिनेशन करो, ताकि वो जो झोला छाप घूम रहे हैं जगह जगह पे, जिनसे अनाप शनाप इलाज करके मौतें हो रही है। सर्दी हुआ कि सबसे ऊंची एंटीबायोटिक पड़ा, ये जो तमाशा हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। ये IMA तो बहुत ही इसमें लड़ते रहा है। मैं जब से साल भर से हूं, तो मैंने भी कई बार सरकार से सवाल उठाया है, और न केवल डॉक्टरों के बारे में, बल्कि मैं जहां भी, जिस ब्रांच में भी जाता हूं, बिहार के लगभग 20-25 ब्रांच में मैं अभी तक गया हूं, और बचा खुचा है उसमें भी जाऊंगा, तो हर जगह अपने युवा चिकित्सकों को भी कहता हूं कि लकीर से भटको मत। क्योंकि मैं इस बात को जरूर हर बार कोट करता हूं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। आप सीधे चलोगे तो ठीक चलोगे, अब शायद गोल पर भी नहीं पहुंचो, और कब लुढ़कोगे, कब भसकोगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारे चिकित्सक तो समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस पे, अभी आप गांव की बात छोड़ दीजिए, जितने भी महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चाहे जो भी नाम ले लो, हर चौथे घर में एक क्वैक बैठा हुआ है और वो प्रैक्टिस कर रहा है। इसके अलावा आप अपने ही शहर का ले लो, यहां भी मैं नामित कर सकता हूं कि लिखा हुआ है MBBS, MD और क्या क्या डिग्री लिखा हुआ है जी। और हकीकत ये है कि वो शायद मैट्रिक पास भी है कि नहीं है। ये सरकार के नजर में हो रहा है। इतना सख्त कानून है, इतना अधिकार है, सिविल सर्जन को अधिकार है, हर जिला अधिकारी को अधिकार है, कोई देखने वाला तो है नहीं। अब तक जो आपने सुना, मुझे नहीं लगता कि काफी साफगोई से कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने प्रोफेशंस के बारे में या जो जर्नी रहा है, तमाम चीजें रही उस पर खुलकर बात करें। अब तक जो आपने सुना डॉक्टर श्याम नारायण सर का जो भी एक लाइफ स्टाइल है, जो जर्नी है, जो स्ट्रगल का फेज रहा है, फिर एक बड़ा नाम, तमाम चीजें काफी साफगोई से हर कुछ स्वीकार भी किया, युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा संदेश भी दिया, और जो कोरोना है उसके ऊपर भी खुलकर कहा कि अब बाहों में ना फैले, और जो है, जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना चाहिए। तमाम चीजें रही है, बहुत अच्छा संवाद रहा सर, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।